अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ कर्व्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे पहले तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन जाएं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो जाएं, किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन जाएं, तो वो हमारे पास क्या होती है, फंक्शन की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। x जो है ये t का फंक्शन है, y जो है ये भी फंक्शन है t का, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला जो टोटल फंक्शन है ये कौन सी किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। और फंक्शन की ही कर्व्स बनाई जाती हैं। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x है, x मॉड, इसका हम ग्राफ ड्रॉप बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनता है। और अगर हम बनाते हैं साइन x का ग्राफ तो वो कुछ इस तरह से बनता है, और इस तरह से ऑन चलता रहता है। यानी कि ये कर्व बनती हैं, किसी फंक्शन से हम हमेशा कर्व बनाते हैं। इट मीन्स ये वाली हमारे पास जो फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म, ये किन की है, कर्व की है। तो ये हमने ले लिए हैं दो कर्व्स, क्योंकि उसने पैरामीट्रिक फॉर्म का कह दिया है। इट मीन्स कि दो कर्व होनी चाहिए और वो किसी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करनी चाहिए। तो वो एक हमने ले ली x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और दूसरी ले ली y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब यहाँ पर हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वेयर होल अंडर रूट डी एक्स। ओके, where alpha is less or equal to beta, alpha is less or equal to t is less or equal to beta। यानी यहाँ पर जो t है अल्फ़ा और बीटा के बिटवीन लाई कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से हमने लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट करनी है पैरामीट्रिक फॉर्म की। असल में ये लेंथ का ही फॉर्मूला है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर, यानी कि दो कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स है, हमें पता चल रहा है एक कर्व की बात की जा रही है, हमने इसे दो कर्व के लिए प्रूव करना है। अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स है, तो हमें पहले डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना होगा। एक्स फंक्शन है टी का, इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ टी की रिस्पेक्ट में, डी एक्स ओवर डी टी। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पहले डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ टी, एक्स का आ गया डी एक्स ओवर डी टी और एफ ऑफ टी का क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ टी। इसी तरह से वाई का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ टी की रिस्पेक्ट में, वो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ टी। ओके, डी एक्स ओवर डी टी आ गया, डी वाई ओवर डी टी आ गया, हमें लेकिन क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ ये दो है, डी वाई ओवर डी टी डॉट, मैंने क्या किया, डी वाई ओवर डी टी लिख दिया, लेकिन ये हम कह रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है। ये कैसे हो सकता है, डी वाई वाली बात तो ठीक हो गई, डी टी कहाँ से आ गया, डी टी तो डिवाइड हो रहा है, तो मैं साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, यानी कह देते हैं डी टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो ओवर में डी एक्स आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डी एक्स अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें डी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स ही बच जाएगा। यानी हमने किया क्या है, डी टी से डिवाइड कर दिया और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया है, ताकि हम ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, वो है जी एफ प्राइम ऑफ टी, एफ प्राइम ऑफ टी। और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो भी एफ प्राइम ऑफ टी। यहाँ पे एक काम करें, थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, x इज इक्वल टू जैसे एफ ऑफ टी है तो इसको नाम दे दें कोई और, क्योंकि ये सेम फंक्शन के इक्वल नहीं हो सकते। y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, तो डी एक्स ओवर डी टी हो गया था एफ प्राइम ऑफ टी, डी वाई ओवर डी टी हो गया जी प्राइम ऑफ टी, यहाँ पर जी लिख लें। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या है जी, जी प्राइम ऑफ टी, और डी टी ओवर डी एक्स यहाँ पे मौजूद है डी एक्स ओवर डी टी, हमें क्या चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स, यानी इसका उल्ट चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ टी लिख लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, अगर ओवर में जो फंक्शन आ रहा है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है, इसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़ीरो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये डेरिवेटिव तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के ओवर में ज़ीरो जब आ जाता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे कि 1 ओवर 0 दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी कि जो एफ प्राइम ऑफ टी है
ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फिर ये कंडीशन सही है, ये इक्वेशन फिर सही है। जी प्राइम ऑफ टी ज़ीरो हो जाए कोई इशू नहीं है, एफ प्राइम ऑफ टी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जी प्राइम ऑफ टी ज़ीरो आ जाता है तो ये सारे को ज़ीरो कर देगा और डेरिवेटिव ज़ीरो हो सकता है। लेकिन अगर एफ प्राइम ऑफ टी ज़ीरो आ जाता है तो ओवर में ज़ीरो आ रहा है, ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एफ प्राइम ऑफ टी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं अब इसे क्या कर रहा हूँ, डी वाई ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें, जी प्राइम ऑफ टी ओवर एफ प्राइम ऑफ टी। अब देखिए जिस फॉर्मूले के लिए हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, अब इसका स्क्वायर भी लेना होगा। हम क्या करते हैं जी, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, डी वाई ओवर डी टी डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर ले लें, जी प्राइम ऑफ टी ओवर एफ प्राइम ऑफ टी होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पर डेरिवेटिव के स्क्वायर के साथ 1 प्लस भी हो रहा है। अब ये जो 1 है ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर 1 को ऐड कर देंगे, इधर भी 1 को ऐड कर दिया और इधर भी 1 को ऐड कर दिया, और ये जो स्क्वायर है ये भी मैं सेपरेट कर रहा हूँ, जी प्राइम ऑफ टी के ऊपर अलग कर दिया और एफ प्राइम ऑफ टी के ऊपर अलग कर दिया। इसके बाद क्या आ रहा है, सारे के ऊपर अंडर रूट आ रहा है। अब वो दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, और साथ ही मैं इसका एलसीएम भी ले रहा हूँ, इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा जी, एफ प्राइम ऑफ टी होल स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ टी होल स्क्वायर प्लस, यानी कि ये एफ प्राइम 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ टी होल स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ टी होल स्क्वायर से कैंसिल 1 रह गया, 1 को जी प्राइम ऑफ टी होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ओके, और दोनों साइड्स का हमने क्या लिया, अंडर रूट। अब हमने क्या करना है जी, अब देखिए यहाँ तक बात हो गई पूरी, अब dx रह गया हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आई है ना वो t की फॉर्म में है, तो इट मीन्स ये जो dx है इसकी जगह भी कोई वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो कि t की फॉर्म में हो। तो x इज इक्वल टू था f ऑफ t, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, f ऑफ t, हमने यहाँ से dx कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, दोनों तरफ d अप्लाई करवा दें, यानी कि डेरिवेटिव f ऑफ t, x का क्या आ जाएगा जी, dx दैट इज इक्वल टू f ऑफ t का डेरिवेटिव आ जाएगा f प्राइम ऑफ t। अब देखें अगर तो ऐसा होता कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम t की रिस्पेक्ट में लेते तो इतना ही आना था, f प्राइम ऑफ t, x की रिस्पेक्ट में लेते तो यहाँ पर dt ओवर dx साथ आ जाना था। हम सिंपल ले रहे हैं d की रिस्पेक्ट में, इसमें क्या होगा, f ऑफ t का पहले f प्राइम ऑफ t आ गया, अब अकेले t का लेंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास, dt, ये निकला ही हमारे पास dx की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट करते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला पूरा ले लेते हैं, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा, यानी यहाँ पर कोई भी लिमिट होगी, हो सकता है गिवन हो, गिवन ना हो तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस सारे की जगह पे हमने क्या करना है, इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, f प्राइम ऑफ t होल स्क्वायर प्लस g प्राइम ऑफ t होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब मैं नीचे वाले के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया जी, f प्राइम ऑफ t, और यहाँ पर था dx की वैल्यू क्या है, f प्राइम ऑफ t dt, f प्राइम ऑफ t से कैंसिल, s इज इक्वल टू, अब f प्राइम ऑफ t किसके इक्वल था, f प्राइम ऑफ t इक्वल है dx ओवर dt के, इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ dx ओवर dt होल स्क्वायर प्लस g प्राइम ऑफ t इक्वल है dy ओवर dt के, और इसकी जगह पे मैं dy ओवर dt पुट कर रहा हूँ, और ये जो ऊपर स्क्वायर है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, होल अंडर रूट इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा, एंड वो जो dt है लास्ट में वो भी वैसे ही। ओके, अब ये हमारे पास बन गया, यहाँ पे है जी dy ओवर dt, x नहीं है, ये फॉर्मूला बन गया है पैरामीट्रिक फॉर्म में, अगर कर्व्स आ जाती हैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ मज़ीद डिस्कस करते हैं।
इसकी एग्जांपल ले रहे हैं एक, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व्स, मीन्स लेंथ फाइंड करनी है, किनकी फाइंड आउट करनी है, यानी एक से ज़्यादा कर्व्स हैं, उनके बिटवीन हमने क्या करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब वो कर्व्स कौन सी है, x इज इक्वल टू कॉस्ट 3 cos t, y इज इक्वल टू 3 sin t। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है का, यानी ये कर्व्स जो कौन सी हैं, पैरामीट्रिक हैं। क्यों? क्योंकि x और y दो वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं एक सिंगल वेरिएबल पर, x और y दो वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं एक सिंगल वेरिएबल t पर, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास एक पैरामीट्रिक कर्व्स हैं। ओके, अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत होनी चाहिए। लिमिट आपके पास यहाँ पर गिवन होगी, 0 इज़ लेस और इक्वल टू t इज़ लेस और इक्वल टू π/4। जैसे वहाँ पर अल्फ़ा से बीटा तक थी, यानी अल्फ़ा इज़ लेस और इक्वल टू t इज़ लेस और इक्वल टू बीटा, वैसे यहाँ पे गिवन है 0 से लेकर π/4 तक। अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, अल्फ़ा टू बीटा dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dt, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमें पहले dx/dt चाहिए, तो मैं यहाँ से dx/dt निकालूंगा। कैसे? इसका डेरिवेटिव ले ले जी t की रिस्पेक्ट में, 3 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया। cos t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस साइन टी, और वो माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव क्या आ गया, साइन टी। अब dx/dt के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, बोथ साइड का स्क्वायर ले लें, dx/dt होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आ गया 9, और ये बन गया जी साइन स्क्वायर t। अब चाहिए dy/dt, तो इसका डेरिवेटिव लें t की रिस्पेक्ट में। y का डेरिवेटिव जब हमने t की रिस्पेक्ट में लिया तो ये क्या आ गया जी, dy/dt दैट इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, अब ऐसे आ गया। साइन t का डेरिवेटिव क्या आ गया जी, cos t। अब हमें dy/dt के ऊपर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9, cos का स्क्वायर आ गया जी cos स्क्वायर t। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूले में, s दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा है ना, क्योंकि ये तो जनरल फार्मूला है। हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, 0 से π/4 तक, 0 to π/4। dx/dt होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है जी, 9 साइन स्क्वायर t, यहाँ पे आ जाएगा जी 9 साइन स्क्वायर t, प्लस dy/dt होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 9 cos स्क्वायर t, 9 cos स्क्वायर t होल स्क्वायर रूट। ओके, आगे dt ही मौजूद है, यहाँ पे dt आ जाएगा, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, कॉमन ले लें, अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t होल स्क्वायर रूट dt। 9 का जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 3। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है, वो 1 होता है, ऊपर अंडर रूट वैसे ही यहाँ पे मेंशन भी कर दें, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। ओके, एस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का अंडर रूट 1 ही आ गया, 0 to π/4। हम कहते हैं 1 की इंटीग्रेशन x होती है, या t के, अगर यहाँ पे वेरिएबल t है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, t होगी। असल में वो ऐसा होता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो इंटीग्रेशन इस डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगी, 3 इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हो गए कैंसिल, तो क्या बच गया, पीछे t बच गया, और लिमिट क्या है जी, 0 से π/4 तक। इस पर अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, t की जगह पर हमने पहले पुट करनी है अपर लिमिट, वो क्या है, π/4। अब जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं। अब क्या करेंगे, t की जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, वो क्या है, 0। π/4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, π/4 ही हो जाएगा। π/4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3π/4।
4। ये हमारे पास आ गई इसकी लेंथ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। खुदा हाफिज़।